मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था। रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं। उसमें मैंने आपको स्मेल्टिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, तीसरा मेटालिक डिस्प्लेसमेंट और चौथा आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो था अपना स्मेल्टिंग का प्रोसेस फिनिश हो गया था और उनके अंदर डिफरेंट प्रोसेस पढ़ लिए थे, जिसमें कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिडक्शन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन, वाटर गैस द्वारा रिडक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम द्वारा रिडक्शन, जिसको एल्यूमिनोथर्माइट रिडक्शन कहते हैं, एंड सेल्फ रिडक्शन का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। तो इसी के बाद में अपना अगला जो स्टेप आता है रिडक्शन का, वो आता है आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है बेटा। हाइड्रोमेटलर्जी को जलीय धातुक्रम कहा जाता है। ठीक है ना, जलीय धातुक्रम। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, जलीय धातुक्रम में हम क्या करते हैं, बेसिकली अयस्क को किसी सुइटेबल सॉल्वेंट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और साथ में बाद में हम क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल द्वारा, ज्यादा विद्युत धनी तत्व द्वारा या धातु द्वारा क्या किया जाता है, अवक्षेपण किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, धातुक्रम कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दें, इस प्रक्रम में अयस्क को उचित विलायक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तथा फिर ज्यादा विद्युत धनी तत्व या धातु द्वारा अवक्षेपण किया जाता है। ठीक है ना, अवक्षेपण किया जाता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम एक पार्ट एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मार्क अर्थूर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मार्क अर्थूर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, मार्क अर्थूर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के अंदर ध्यान दिए, कोई भी मेटल है और यहाँ पे मेटल जनरली हम क्या लेते हैं, एजी एंड एयू लिया जाता है। ठीक है ना, एजी या फिर हम क्या लेते हैं, एयू लेते हैं, ये फिक्स है। मार्क अर्थूर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो होता है वो गोल्ड या फिर सिल्वर के लिए होता है। ठीक है। इसको हम उचित विलायक, यहाँ पे क्या लेते हैं, NaCN के साथ रिएक्शन किया जाता है और यहाँ पे मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, O2 का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये इम्प्योर मेटल है, इस मेटल के साथ O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मेटल ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाता है, +1 में चला जाता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये वाला जो है Cn- क्या करता है, बेसिकली M+1 के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है और M+1 ने, तो +1 का कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, +1 - 2, टोटल चार्ज कितना आएगा, -1। और -1 को बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या आता है, Na+ अवेलेबल होता है और Na+ अवेलेबल होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, Na, यहाँ पे MCN का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है भाई। आगे आपके पास ज्यादा विद्युत धनी तत्व जैसे Zn देर का है और यहाँ पे आपके पास क्या है, MCN का होल ट्वाइस है। ठीक है। तो ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है। ठीक है ना। तो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो ये Zn किस में चला जाएगा, Zn+2 में चला जाएगा। ठीक है ना। तो Zn+2 में चला गया तो M जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो M रिड्यूस होकर M 0 में आएगा और Zn+2 Cn- के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो Cn- का यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर कितना आता है आपके पास, 4, और बैलेंस करिए, +2 - 4, टोटल कितना चार्ज होगा, -2। और -2 को बैलेंस करने के लिए अपने पास अवेलेबल क्या है, Na2। तो यहां से आपके पास क्या बन जाता है, Na2 ZnCN4 का कंपाउंड बन जाता है और यहां से आपको M जो मिलता है वो प्योर अमाउंट में मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्क अर्थूर फॉरेस्ट साइनेज प्रोसेस जो है वो बेसिकली Ag एंड Au के लिए किया जाता है एंड
ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला जो प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी का आपके पास क्या है एग्जाम्पल, ठीक है भाई। फिर बाद में इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आता है धात्विक प्रतिस्थापन, ठीक है, लिख लीजिए आप इसे, लिख लीजिए बेटा। अगला जो प्रोसेस आता है इसको हम क्या कहते हैं, धात्विक प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो रिडक्शन मेथड के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है, रिडक्शन के मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए अगला जो प्रोसेस है आपके पास मेटालिक, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मेटालिक डिस्प्लेसमेंट को हम धात्विक प्रतिस्थापन कहा जाता है, ठीक है ना, धात्विक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। तो अगेन मैं मेरी बात को रिपीट कर लेता हूं, क्या कि धात्विक प्रतिस्थापन में भी क्या किया जाता है कि मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करी जाती है। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, CdSO4 दे रखा है और CdSO4 के साथ CdSO4 से आपको क्या निकालना है, CD निकालना है। तो इसके लिए आपके पास क्या किया जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल जैसे Zn है, Zn के साथ रिएक्शन कराई जाती है और Zn के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे Zn क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा ZnSO4 में और CD क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सेम केस जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट ले लिया, तो कॉपर सल्फेट की किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, Zn के साथ। तो कॉपर सल्फेट की Zn के साथ रिएक्शन करोगे तो Zn क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वैसे ये वाला प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोमेटलर्जी जैसा ही प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को इसके अंदर क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। चलो अगला जो प्रोसेस है अपना नेक्स्ट जो है रिडक्शन का प्रोसेस, वो है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, ठीक है ना। तो अगला लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अगला लिखिए बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी अपचयन कहा जाता है, ठीक है ना, वैद्युत अपघटनी अपचयन, ठीक है ना। तो वैद्युत अपघटनी अपचयन होता किस लिए, बेसिकली ज्यादा विद्युत धनी तत्वों के लिए होता है। ज्यादा विद्युत धनी तत्व जो होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए वो कंबाइंड फॉर्म में होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, इस वजह से वो इजीली अपचायकों द्वारा अपचित नहीं होती, और अपचायकों द्वारा अपचित नहीं होती तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिए यह प्रक्रम ज्यादा विद्युत धनी धातुओं के लिए होता है, धातुओं के लिए होता है, ठीक है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। फिर बाद में ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा विद्युत धनी धातुएं कौन सी होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस साथ में आप क्या ले सकते हो, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ध्यान दिए यह प्रक्रम, स्पेशल ध्यान दिए यह प्रक्रम ऐसे भी कह सकते हो, एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व तथा एल्यूमिनियम के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में ये भी ध्यान रखें कि जो भी हम एस ब्लॉक के तत्व या फिर एल्यूमिनियम जो ले रहे, एस ब्लॉक के तत्व तथा एल्यूमिनियम को मोल्टेड स्टेट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, जलीय अवस्था से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, जलीय अवस्था से ऑब्टेन क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका रीजन में आपको आगे एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा कि भाई जलीय माध्यम में अपघटन कराया जाए तो क्या होगा, या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर गलित अवस्था में अपघटन कराएंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, ठीक है ना, उसके बारे में। तो अभी फिलहाल एक नोट की फॉर्म में लिख लीजिए आप, एस ब्लॉक के तत्वों, एस ब्लॉक के तत्वों तथा एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रक्रम में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रक्रम में मोल्टन अवस्था या गलित अवस्था से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है, जलीय अवस्था से नहीं, जलीय अवस्था से नहीं, ठीक है ना। अब आपको पूछे कि जलीय अवस्था से क्यों नहीं किया जाता है, इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई।
तो ये पॉइंट आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक के तत्वों तथा एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रक्रम में गलित अवस्था से प्राप्त किया जाता है, जलीय अवस्था से प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, तो लिख लीजिए वाला पॉइंट। चलो लिख लिया। आगे देखिए, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड बता देता हूं, मोल्टन स्टेट के अंदर कैसे ऑब्टेन करना है एंड जलीय अवस्था के अंदर कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए भाई, यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। गलित NaCl का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, ठीक है ना, अपघटन, ठीक है ना, या फिर इसे ऐसे कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है ना, हेडिंग डाल जी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। तो देखिए गलित अवस्था के NaCl का वैद्युत अपघटन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे NaCl दे रखा है, NaCl जो है वो टूटता किसके अंदर, Na प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर, ठीक है ना। और जब भी वैद्युत अपघटन का प्रक्रम होता है तो एक आपके पास कैथोड होता है, एक आपके पास क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड पे ध्यान दे बेटा अपचयन होता है और एनोड पे आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं एट कैथोड, तो अगर आपको पूछे कि भाई कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे अपचयन होता है। भाई क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है ना। अब अपचयन में क्या होगा, जाहिर सी बात है कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन जाता है, फिर एनायन जाता है, कैथोड पे कैटायन जाता है। कैटायन कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और यहां पे अपचित होकर Na0 के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। फिर अगर बात करें एट एनोड, एनोड पे अगर पूछा जाए तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है भाई। अगर आपको पूछे कि एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तो एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन, और एनाइन यहाँ पे Cl-1 के अंदर पड़ा है, ठीक है ना। तो Cl-1 वाला ऑक्सीडाइज होके जीरो में चल जाता है, ये -1 में पड़ा है, और -1 वाला ऑक्सीडाइज होके किस में चला जाता है, जीरो में। अब देखिए इसको बैलेंस करोगे तो पहले एटम को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 Cl-, और एटम को बैलेंस करने के बाद में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए टोटल चार्ज आपके पास क्या है, इधर -2 है, और -2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब देखो कभी कभी आपको ऑल ओवर रिएक्शन पूछते हैं, जब भी आपको इसकी दोनों की ऑल ओवर रिएक्शन लिखनी है तो ऑल ओवर रिएक्शन लिखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। और दोनों को इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के पर्पज से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, देखिए यहाँ से आपके पास 2 Na+ आ जाएगा, प्लस इधर से आपके पास क्या आएगा, 2 Cl- विल गिव यू, यहां से आपके पास क्या मिलेगा, 2 Na प्लस साथ में आपके पास क्या मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 NaCl का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं, मतलब वैद्युत अपघटन कराता हूं, तो अब आपके पास क्या मिलता है, Na प्लस साथ में क्या मिलता है, Cl2 मिल जाएगा। आपको अक्सर पूछा जाता है कि मोल्टन NaCl का अगर वैद्युत अपघटन कराते हो तो कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे आपके पास सोडियम मिलेगा, जबकि एनोड पे पूछा जाए तो एनोड पे आपके पास क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे आपके पास क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। लिख लीजिए भाई। चलो नेक्स्ट देखते हम, यही केस जलीय के लिए बात करते। अगर जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन पूछे तो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है ना। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि अगर आपको पूछे कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन को पूछे तो उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। तो अगला लिखिए आप, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन, अपघटन, ठीक है ना, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है ना। तो देखिए जलीय वैद्युत अपघटन में क्या, पहले तो आपके पास NaCl दे ही रखा है, NaCl डिसोसिएट किस में होगा, Na प्लस प्लस साथ में Cl माइनस के अंदर, ठीक है ना। NaCl डिसोसिएट होगा किसके अंदर, Na प्लस प्लस साथ में Cl माइनस के अंदर, ठीक है। अब देखिए पहले बात करूं मैं कैथोड की, कैथोड पे आपके पास कौन जाता है,
कैटाइन जाएगा, फिर एनाइन जाएगा, कैथोड पे कैटाइन जाएगा, तो कैथोड पे आपके पास कैटाइन है। लेकिन साथ में यहाँ पे बात कर रहे हैं जलीय की, तो जलीय की तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जल भी मौजूद होगा। अब यहाँ पे बोले कि भाई Na+ और जल के अंदर आराम से रिड्यूस कौन होता है, Na+ एंड जल में से आराम से जल आराम से अपचित होता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा किसको Na+ में देखना है, किसमें किसका रिडक्शन कराना है, तो उसके लिए मैं आपको प्रोडक्ट एनालिसिस का आपको आगे क्राइटेरिया बता दूंगा। तो पहले ध्यान रखिए, जैसे कि NaCl किस में टूटता है, Na+ प्लस Cl माइनस में। अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा, और कैटाइन और वाटर के बीच में कंपटीशन हो, क्योंकि यहाँ पे जल ही है, जल ही तो मतलब जल है, तो जल का भी रिडक्शन हो सकता है। तो मैं बता देता हूं कि Na+ एंड जल के अंदर आसानी से रिडक्शन जो होता है वो जल का होता है। तो जल का रिडक्शन, अब जल का रिडक्शन कैसे होगा, देखो जल के अंदर आपके पास H+ पड़ा है, H+ का किसी भी तरीके से H+ का रिडक्शन हो सकता है, और दूसरा आपके पास क्या O-2, O-2 फर्दर O-2 से नीचे नहीं जा सकता, तो इसलिए O-2 का रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका होगा, H+ का, और H+ का रिडक्शन हो गया H2 में चल जाएगा, और H2 चला जाएगा, जरा ध्यान दो, H यहाँ पे किस में पड़ा है, 0 में पड़ा है, सॉरी +1 के अंदर पड़ा है H, और यहाँ पे +1 से किस में चला जाएगा, 0 के अंदर चल जाएगा, तो मतलब यहाँ पे H+ का रिडक्शन होगा, मतलब जल का रिडक्शन हो गया। तो जब भी आपको पूछे बेटा जल का रिडक्शन होगा तो उसमें क्या बनेगा बताइए, तो जल के रिडक्शन में बेटा हाइड्रोजन गैस बनती है, और अगर यहीं पे जल का अगर ऑक्सीडेशन की अगर बात करता, तो जल के ऑक्सीडेशन में O-2 का ऑक्सीडेशन होकर O2 में चला जाता है। वापिस ध्यान दे, जल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तो उस समय आपको O2 गैस मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन O-2 किस में चला जाएगा, 0 में, O2 में चला जाएगा। और अगर जल के अपचयन की अगर बात करें तो जल के अपचयन में जल का H+1 वाला है वो किस में चला जाता है, 0 में चला जाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होती, ठीक है ना। अब देखो इसको बैलेंस करो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे OH-, लेकिन ध्यान दे H एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो 2 आ गए तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। तब देखिए बैलेंस करो, यहाँ पे 2 और 2 कितने होंगे, H 4 होंगे, यहाँ पे भी H 4 होंगे, ऑक्सीजन 2 है और 2 है। अब हम जोड़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज कितना आ रहा, -2 का, और -2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो कैथोड पे तो आपके पास रिडक्शन किसका होगा, वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। देखिए आगे चलते हम बात करते हैं एट एनोड पे। अगर आपको पूछे कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड के ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा बताइए, Cl-, तो Cl- अगेन एनोड पे आपके पास जलीय माध्यम है ही, तो Cl- और वाटर के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस निकलती है, और Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो Cl- जो है वो किसमें चला जाएगा, Cl2 में चला जाएगा। तो ध्यान दे, Cl- का आसानी से ऑक्सीडेशन होता है एज कंपेयर टू वाटर। वापिस मैं बता रहा हूं, आगे और क्राइटेरिया मैं बता दूंगा। Cl- एंड वाटर के अंदर से ज्यादा आराम से ऑक्सीडाइज कौन होता है, Cl-, ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है, Cl2 में चला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, Cl-, तो Cl- ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में चल जाएगा, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2, टोटल चार्ज इधर -2 का आ रहा है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको रिएक्शन को ऑल ओवर रिएक्शन लिखनी हो, तो ऑल ओवर रिएक्शन लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए बेटा, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, 2H2 मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ से 2Cl- मिल जाएगा, विल गिव यू क्या बनेगा बताइए, इधर से आपके पास H2 है, प्लस साथ में इधर Cl2, प्लस साथ में क्या आएगा, 2 OH- आएगा। देखिए अब मैं इसको देखो, अच्छा यहाँ पे देखो Na+ का कुछ नहीं हुआ, और Na+ का कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन के साथ तो है ही, और Na+ का कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्टेटर आयन कहेंगे। ध्यान दे बेटा, स्पेक्टेटर आयंस कौन से आयंस होते हैं, जो रेडॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रेडॉक्स को होते हुए देखते। देखो इसका ना तो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं रिडक्शन हुआ, लेकिन इसके साथ वालों का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हुए देख रहे, तो इसका मतलब इस आयन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन कहा जाता है। स्पेक्टेटर आयन ऐसे आयन होते हैं जिनका क्या होता है, ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन को होते हुए देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 Cl- है, तो रिएक्शन को पूरी लिखनी है, तो जितना Cl-, क्योंकि हमने तो NaCl लिया था, तो NaCl पूरा बनाओगे तो यहाँ पे जितना Cl- इतना Na+ जोड़ दोगे, और उधर भी हम क्या जोड़ देंगे, Na+। तो यहाँ से ये वाली जो रिएक्शन बनेगी वो आपके पास कौन सी बनेगी बताइए, 2H2O प्लस साथ में क्या बन जाएगा, 2NaCl। मतलब अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूं
तो आपके पास क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजन प्लस साथ में Cl2 प्लस साथ में आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 NaOH मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर NaCl आपके पास दे रखा है तो NaCl के साथ में वाटर है, मतलब जलीय माध्यम के अंदर अगर NaCl का वैद्युत अपघटन कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 प्लस साथ में क्या मिलता है, NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस कहां पे लिबरेट हो जाएगी, तो ध्यान दे कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जबकि एनोड पे आपके पास क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जलीय माध्यम इसका क्या कराओगे, वैद्युत अपघटन करा दोगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोल्टन स्टेट एंड जलीय माध्यम में प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए बेटा। हेलो, चलो देखिए भाई, ध्यान दीजिए। चलो अब मैं आपको आगे क्राइटेरिया बता देता हूं। वैद्युत अपघटन के उत्पाद के लिए क्राइटेरिया, ठीक है ना, वैद्युत अपघटन के उत्पाद के लिए क्राइटेरिया क्या है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले केस फर्स्ट लेते, केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए बेटा, गलित अवस्था में क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास कोई भी वैद्युत अपघट्य, आपके पास ए बी पड़ा है, ठीक है ना, तो वहां पे आपके पास क्या है, ए प्लस प्लस साथ में क्या है, बी माइनस, ठीक है ना। देखो एट कैथोड पे, अब जाहिर सी बात है वहां पे वाटर है नहीं, तो जल है नहीं, तो कंपटीशन किसी के बीच में होगा नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान दे, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ध्यान सुनना, कैथोड पे क्या होगा, ए प्लस जो दे रखा है कैटाइन जाएगा, कैटाइन श्यम क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, कैटाइन श्यम अपचित हो जाता है। ठीक है, वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि यहां पे कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे कैटाइन जाएगा, वाटर के साथ इसका कोई कंपटीशन नहीं, इस वजह से यहां पे क्या होता है, कैटाइन खुद क्या हो जाता है, अपचित हो जाता है। और रही बात एनोड पे, एनोड पर क्या होगा भाई, एक तो कैथोड पे बता दिया, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपके पास कौन जाएगा, बी माइनस जाएगा, तो बी माइनस जाएगा तो यहां पे क्या होता है, बी माइनस श्यम क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, श्यम ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना, श्यम ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि आपके पास वाटर मौजूद है ही नहीं। तो गलित अवस्था में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि जो कैटाइन दे रखा है उसी का आप क्या करोगे, अपचयन करोगे, और जो एनाइन दे रखा है उसी का आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण कराना है, कोई कंपटीशन यहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो पहले केस फर्स्ट की फॉर्मूला की, गलित अवस्था में ये चीजें घटित होगी, ठीक है, लिख लीजिए बेटा। सेकंड केस, सेकंड कंसीडर करते हैं यहां पे, केस सेकंड ले लेते हैं आपके पास जलीय माध्यम में, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, जलीय माध्यम में क्या होगा, केस सेकंड, केस सेकंड जलीय अवस्था में, ठीक है ना, जलीय अवस्था में, ठीक है। तो देखो जलीय अवस्था में क्या होगा, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास ए बी ये तो होगा ए प्लस प्लस बी माइनस साथ में, लेकिन जल भी पड़ा है, ठीक है ना। तो देखो किस जगह पे क्या क्या होता है, एट, पहले बात करता हूं मैं कैथोड पर, ठीक है ना, कैथोड पर बात करता हूं, ठीक है ना। तो कैथोड में दो केस हो सकते हैं कि अगर ये वाला जो कैटाइन है, ये जो कैटाइन, कैथोड पे कैटाइन जाएगा, कैटाइन अगर आपके पास अबोव हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है ना, अबोव हाइड्रोजन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाला अगर कैटाइन है तो ध्यान दे, जल अपचित होगा भाई, जल अपचयित होता है, ठीक है ना, जल अपचित होता है, ठीक है ना, और जल अपचित होगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वापिस मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैटाइन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव आ जाती है, उस केस में आपके पास क्या होता है, जल अपचित होता है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद ध्यान रखना भाई, सिवाय किसको, डी ब्लॉक कैटाइन को छोड़कर,
डी ब्लॉक कैटायन को छोड़कर, ठीक है ना। अगर डी ब्लॉक का कोई भी कैटायन आ जाता है तो आपको क्या करना है, डी ब्लॉक के कैटायन को ही अपचित करना है। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं, इसमें भी अगर डी ब्लॉक का कैटायन कोई भी आ जाता है हाइड्रोजन से अबव वाला, तो आपको क्या करना है, डी ब्लॉक के कैटायन को ही अपचित करना है, ठीक है ना। सेकेंड बात करते हैं बिलो हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो बिलो हाइड्रोजन में वाटर अपचित नहीं होता है, जो ये कैटायन दे रखा है ये कैटायन खुद क्या हो जाता है, अपचित होता है। तो हाइड्रोजन से बिलो आ जाए तो इसमें कैटायन स्वयं अपचित होता है, अपचयित होता है, अपचयित अपचयित होता है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर क्या अपचित नहीं होता, जल इसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, अपचित नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात ध्यान रखनी, ठीक है बेटा। अब रही बात कैथोड पे, एट एनोड पे, ठीक है। एनोड पे यहां पे दो केसेस जनरेट होंगे बेटा, ठीक है ना, कि अगर बाय द वे एनाइन के रूप में Cl माइनस Br माइनस या फिर I माइनस आ जाता है, ठीक है ना, Cl माइनस Br माइनस या फिर I माइनस आ जाता है, तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला Cl2 में कन्वर्ट होगा, ये वाला Br2 में कन्वर्ट होगा, और ये वाला आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, I2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास एनाइन के रूप में आपके पास क्या आ जाए, SO4 माइनस 2 आ जाए, ठीक है ना, आपके पास NO3 माइनस आ जाए, ठीक है ना, या फिर BO3 माइनस 3 आ जाए, अगर ये वाले आ जाते हैं तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है कि ये वाला मतलब B माइनस की फॉर्म में ये वाला आता है, तो इस कंडीशन में ये आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होती, इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है। तो ध्यान दे, ऐसी कंडीशन में जल ऑक्सीकृत होता है, जल ऑक्सीकृत होता है, ठीक है ना, ऑक्सीकृत होता है, ठीक है ना। और जल जब ऑक्सीकृत होता है तो क्या कौन सी गैस निकलेगी, ध्यान दीजिए बेटा, O2 गैस निकलती है, ठीक है ना। जल जब भी ऑक्सीकृत होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या होती है, O2 गैस निकलेगी, O-2 ऑक्सीडाइज होकर किसमें चल जाता है, जीरो में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया आपको स्पेशली आपको ध्यान देने, ठीक है ना। अब इनके बेस पे एग्जाम्पल करते, लिख लीजिए आप इसे। देखिए बेटा, इनके बेस पे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए भाई, जैसे कि आपके पास जलीय AgNO3 आ जाता है, क्या आ जाता है, जलीय AgN3, और इसका आपको क्या कराना है, जल अपघटन कराना है, ठीक है ना, सॉरी वैद्युत अपघटन कराना है। तो इसका वैद्युत अपघटन कैसे करोगे, देखो आपको ये तो पता है कि Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। अब देखो Ag प्लस एंड जल के बीच में कंपटीशन होगा, तो Ag प्लस एंड जल में आसानी से अपचित कौन सा होता है, Ag प्लस, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है और साथ में साथ हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो इसमें Ag अपचित हो जाएगा। और NO3 माइनस एंड जल के अंदर तो ये वाला आराम से ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो इसके अंदर जल ऑक्सीकृत होगा, जल ऑक्सीकृत होगा तो जल ऑक्सीकृत होता तो किसमें चला जाएगा, O2 में चला जाएगा। तो देखो अगर बाय द वे जलीय AgNO3 की रिएक्शन पूछे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे AgNO3 दे रखा है प्लस साथ में जल दे रखा है, इसका आप क्या करा रहे हो, वैद्युत अपघटन करा रहे हो, क्या करा रहे हो बेटा, वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। तो अगर आप इसका वैद्युत अपघटन कराते हो तो देखो कैथोड पे तो आपके पास क्या मिलेगी, Ag मिल जाएगी, प्लस एनोड पे आपके पास क्या मिलेगा, O2, और बच्चा वाला आयन अगर आपको सेपरेट करना है तो एक तो NO3 माइनस है, और NO3 माइनस को H प्लस के साथ क्रिस क्रॉस कराओगे तो क्या मिल जाएगा, HNO3। तो AgNO3 जलीय AgNO3 का अगर वैद्युत अपघटन कराओगे तो आपके पास ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि अगर बाय द वे आपको पूछा दिया जाए जलीय Na2SO4 का वैद्युत अपघटन कराना है, ठीक है ना, तो आप कैसे कराओगे, आपको ये तो पता है कि ये पहले किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस साथ में क्या टूटेगा, NO4 माइनस 2, ठीक है ना। अब देखो Na प्लस तो हाइड्रोजन से अबोव आता है, और हाइड्रोजन से अबोव आता है तब उस कंडीशन में जल का क्या होता है, अपचयन होता है, तो जल का अपचयन होगा तो H2 अपचित होकर किस में चला जाएगा, H2 में। तो एनोड पे तो आपको कौन सी गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और रही बात सॉरी एनोड पे, कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या है, SO4 माइनस 2 है, और SO4 माइनस 2 और जल में कंपटीशन होगा तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, जल ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे जल ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाता है, O2 में। तो आपको पूछे कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आपके पास क्या होगा, O2।
इसका कुछ नहीं होगा, Na2SO4 Na प्लस और SO4-2 जो है वो स्पेक्टेटर आयन के रूप में रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, मोल्टन स्टेट में तो देखने की जरूरत ही नहीं, आपके पास जो कैटायन दे रखा है इसका ऑक्सीड अपचयन हो जाएगा और जो एनायन होगा इसका क्या होगा, आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा, लिख लीजिए आप। चलो, इसके बाद में आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस में फिर मैं वापस बात को रिपीट कर लेता हूं कि मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक के तत्व तथा एल्यूमिनियम को, वापिस एस ब्लॉक के तत्व तथा एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर ही ऑब्टेन करते हैं, जलीय अवस्था में ऑब्टेन नहीं कर सकते। और आपको पूछे कि जलीय अवस्था के अंदर ऑब्टेन क्यों नहीं करते, तो जाहिर सी बात है जलीय अवस्था में ऑब्टेन करेंगे तो एस ब्लॉक के तत्व जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, इसके कैटायन जो है वो आराम से अपचित नहीं होंगे। वहां पे कैटायन अपचित नहीं होंगे तो कौन अपचित होगा, वाटर अपचित होगा, वाटर अपचित होगा तो हाइड्रोजन गैस निकले, जबकि हमको अपचित किसको करना है, कैटायन को करना है, ताकि आपके पास क्या मिले, एस ब्लॉक के तत्व या फिर आपको एल्यूमिनियम मिल जाए। तो इन जनरल ध्यान दीजिए बड़ा, एस ब्लॉक के तत्व तथा एल्यूमिनियम को हम केवल और केवल मोल्टन स्टेट या फिर गलित अवस्था के अंदर ही ऑब्टेन कर सकते हैं, जलीय अवस्था में ऑब्टेन नहीं कर सकते, वजह मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब कुछ प्रोसेस है, मेटलर्जिकल प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, जो नाम से ध्यान रखना है। उन प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेस ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में एक प्रोसेस है डाउन्स प्रोसेस, ठीक है ना, डाउन्स प्रोसेस, ठीक है ना। अब डाउन्स प्रोसेस के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, तो पहले ध्यान रखिए कि डाउन्स प्रोसेस जो है वो डाउन सेल में कैरी आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए यह प्रक्रम डाउन सेल में किया जाता है, ठीक है ना। किसमें किया जाता है, डाउन सेल के अंदर किया जाता है, डाउन सेल स्पेशली डिजाइन सेल होता है उसके अंदर किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान दें इस प्रक्रम में गलित NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना, यह भी ध्यान रखना है। इस प्रक्रम में गलित NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना। किसका किया जाता है, गलित NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिए कि इसमें जो एनोड जो बना होता है, ठीक है ना, एनोड किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, सॉरी एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है ना। और आपको पूछे यहाँ पे कैथोड किसका बना होता है, कैथोड आपके पास जो बनाता है आयरन का बना होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एनोड पर क्या होगा बताइए, एनोड पर, अच्छा इसमें वैद्युत अपघट्य क्या लेते हैं, वैद्युत अपघट्य मिश्रण, वैद्युत अपघट्य मिश्रण जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, ध्यान दें NaCl प्लस CaCl2 का वैद्युत अपघट्य का मिश्रण लिया जाता है, जिसके अंदर NaCl 48% होता है और ये वाला आपके पास क्या होता है, सॉरी ये 42% होता है, जबकि ये वाला आपके पास क्या होता है 58% होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, हम वैद्युत अपघटन किसका करा रहे हैं बताइए, वैद्युत अपघटन हम NaCl का करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे CaCl2 क्यों ले रहे, तो आपको पूछे कि इस मिक्सचर के अंदर CaCl2 का क्या रोल है, तो आप क्या बताओगे, CaCl2 क्या करता है, बेसिकली इसकी वैद्युत चालकता को बढ़ाता है, जो मिक्सचर जो दे रखा है गलित अवस्था वाला, इसकी वैद्युत चालकता को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ NaCl का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर लेता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जाहिर सी बात इजीली पिघल जाएगा, और साथ ही साथ आयंस आराम से बन जाएंगे, आयंस बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वैद्युत चालकता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो CaCl3 को इसमें इसलिए मिलाया जाता है, ध्यान रखिए यह वैद्युत चालकता बढ़ाता है, यह वैद्युत चालकता बढ़ाता है, तथा साथ ही साथ क्या करता है, गलनांक को कम करता है, ठीक है ना, कम करता है। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि यह क्या करेगा, वैद्युत चालकता को बढ़ाएगा और साथ ही साथ क्या करता है, गलनांक को कम करता है, ये रोल पूछा जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि NaCl मोल्टन वाला है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना। पूछा जाए एट एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनोड पे आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना।
तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान Cl माइनस जो है वो किसमें चला जाएगा, Cl2 में बैलेंस करोगी तो यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहीं पे अगर पूछे एट कैथोड पे भाई बताइए कि कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे जाहिर सी बात है क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के प्रोसेस के दौरान Na+ जो है वो आपके पास क्या आएगा, Na के अंदर आ जाएगा और बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डाउन प्रोसेस के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह प्रक्रम डाउन सेल में किया जाता है। इसमें गलित NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है और यहाँ पे एनोड जो बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है और कैथोड आयरन का बना होता है। वैद्युत अपघटन के रूप में NaCl लेते हैं और साथ में CaCl2 का मिश्रण डाला जाता है। CaCl2 इसलिए डालते हैं क्योंकि ये वैद्युत चालकता को बढ़ाएगा और साथ ही साथ इसकी गलनांक को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन के दौरान ध्यान रखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये बताने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस लिख लीजिए आप, डाउन प्रोसेस, ठीक है। चलो डाउन प्रोसेस के बाद में अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है, डाउन प्रोसेस के बाद में ध्यान दीजिए बेटा, अपना नेक्स्ट प्रोसेस ध्यान रखिए कास्टनर प्रोसेस, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, कास्टनर प्रोसेस, कास्टनर प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए बेटा कास्टनर प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूं कि कास्टनर प्रोसेस होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो पहले तो ध्यान रखिए कास्टनर प्रोसेस में गलित NaOH का वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें गलित NaOH का वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना। किसका किया जाता है, गलित अवस्था के NaOH का वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना। रही बात यहां पे जो कैथोड जो बना होता है वो किसका बना होता है, निकेल का बना होता है और एनोड जो बना होता है वो बेसिकली आपके पास आयरन का बना होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान NaOH जो है वो किस में टूटेगा, Na++ साथ में किस में टूटेगा, OH- में टूट जाएगा। एट कैथोड पे अगर बात करें तो कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है, और कैथोड पे रिडक्शन होता तो Na+ रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, Na0 में चला जाएगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं एट एनोड पे। एनोड पे क्या होना है भाई, ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान ध्यान दे OH- है। अब देखिए यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है, OH- में H+ है तो +1 वाला तो ऑक्सीडाइज होने से रहा, और यहाँ पे O-2 ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है, O2 के अंदर चला जाता है। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, H2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस जगह पे आपके पास यहाँ पे 2 O और यहाँ पे 2 O, तो 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। देखिए वापिस 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 इधर, ऑक्सीजन आपके पास 2 आ रहे, 2 और 2 4, 4 इधर आ रहे, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब ऑल ओवर रिएक्शन लिखनी है तो ऑल ओवर रिएक्शन लिखते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया आपने। तो यहां से आपके पास ऑल ओवर जो रिएक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, देखिए यहां से आपके पास क्या आएगा, 4Na+, इस जगह पे आपके पास क्या आएगा, 4OH- विल गिव यू, यहां से क्या आएगा O2+, साथ में आपके पास क्या आएगा 2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस साथ में आपके पास क्या आएगा 4Na, क्या आएगा 4Na, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली अगर लिखना चाहूं तो 4NaOH ये है मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है ना। इसका हम करा रहे वैद्युत अपघटन करा रहे भाई, और वैद्युत अपघटन कराओगे तो यहां से क्या मिलेगा, O2+ साथ में 2H2O+ साथ में आपके पास क्या मिल जाती है, सोडियम मिल जाती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि अगर आपको पूछे कि कास्टनर प्रोसेस किसके लिए होता है, आप क्या बताओगे, गलित अवस्था में NaOH का क्या किया जाता है, वैद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। अच्छा कभी कभी आपको कास्टनर केल्नर प्रोसेस के बारे में पूछते हैं। कास्टनर केल्नर प्रोसेस जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें एक्वस NaOH का वैद्युत अपघटन किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि उसके अंदर आपके पास बेसिकली NaOH का निर्माण होता है, यहाँ पे सोडियम का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे वहां पे क्या होता है,
यहाँ पे NaOH का वैद्युत अपघटन किया जाता है, और जबकि कास्टनर केल्नर प्रोसेस के अंदर NaOH का निर्माण होता है। ये बात थोड़ी सी अलग से स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि नाम एक जैसे और एक जैसे नाम में कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। ठीक है, चलो आगे चलिए। कास्टनर प्रोसेस के बाद में अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा, वो है अपने पास कौन सा बताइए, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। अक्सर हॉल हेराल्ड प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है भाई, ठीक है ना, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट लिखिए आप, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये थोड़ा काम का प्रोसेस है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए काम आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कैथोड जो है वो बना होता है कार्बन लाइनिंग का, ठीक है ना, कैथोड जो बना होता है वो कार्बन लाइनिंग का बना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एनोड का अगर पूछे तो एनोड जो बना होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, एनोड ग्रेफाइट का बना होगा, और कैथोड जो बना होगा वो आपके पास किसका बना होगा, कार्बन लाइनिंग का बना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर मिश्रण जो लिया जाता है वैद्युत अपघट्य मिश्रण, वो इसमें हम लेते हैं Na3AlF6 प्लस साथ में हम क्या लेते हैं, CaF2 लेते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रियोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रियोलाइट। जबकि इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरस्पार कहा जाता है, CF2 को फ्लोरस्पार, ठीक है। ओए यहां पे अगर आपको पूछे कि इसका क्या रोल है, तो इसका रोल क्या बताना है आपको, विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, विस्कोसिटी घटाता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी का मतलब क्या करता है कि श्यानता घटाता है, ठीक है ना। श्यानता घटेगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके मिश्रण में अगर आपको पूछे कि मिश्रण का क्या रोल है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिश्रण का ये रोल है कि ये क्या करता है, वैद्युत चालकता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, कम करता है। ये आपको बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इजी प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा अलग से। बेसिकली हॉल्ट हेराल्ड प्रोसेस के अंदर Al2O3 में से आपको क्या करना होता है, Al को ऑब्टेन करना। वापिस मैं बात को रिपीट कर लेता हूं, हॉल्ट हेराल्ड प्रोसेस के अंदर क्या करना होता है, Al2O3 से आपको Al को ऑब्टेन करना होता है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये मैं बता दूं। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, Na3AlF3 लेता हूं, ठीक है ना। ये टूट जाएगा NaF प्लस साथ में क्या, AlF3 के अंदर टूट जाएगा। अभी Al2O3 का रोल नहीं आया, Al2O3 आगे आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एट कहां पे जाए। अच्छा AlF3 जो है, ध्यान दीजिए बड़ा, AlF3 जो है वो डिसोसिएट किस में होगा, Al प्लस 3 माइनस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एट हम बात करते हैं एनोड की, तो ध्यान दे बड़ा, एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होना है, F माइनस का। F माइनस ऑक्सीडाइज होके F2 में चला जाता है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। पहले देखिए कि आपको पूछे कि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका होता है, F माइनस का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं एट कैथोड की, तो देखिए बेटा कैथोड पे आपके पास क्या होना है, रिडक्शन होना है, और रिडक्शन के लिए अवेलेबल यहाँ पे Al+3 जो है वो रिड्यूज होके Al में चला जाएगा, और बैलेंस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले Na3AlF6 जो क्रियोलाइट है वो इसमें टूट जाएगा, AlF3 Al+3 प्लस F माइनस में टूट जाएगा। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, F माइनस वाला ऑक्सीडाइज जो कि F2 में चला जाएगा, और कैथोड पे आपके पास क्या होना है, रिडक्शन Al+3 वाला रिड्यूस होके वो Al में चला जाएगा, ठीक है। चलो अब ये जो यहाँ पे जो F2 जो है, जो हमने बॉक्साइड की ओर ली थी, Al की ओर ली थी, Al2O3, ये वाला क्या करेगा, Al2O3 को ध्यान दे, Al2O3 F2 के साथ रिएक्शन करेगा। F2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2, ध्यान रखिए। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति जो होती है F2 की ज्यादा होती है, उसके बाद में O2 आते हैं, उसके बाद में Cl2, Br2 एंड आपके पास क्या आता है, I2 आता है। तो ये वाला क्या करेगा, F2 तो क्या होगा, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा, तो O-2 को ऑक्सीडाइज करके किसमें पहुंचा देगा, O2 में, और खुद अपचित होकर F माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, AlF3 प्लस साथ में O2 मिल जाएगा। अब देखिए मजेदार मैं बात बताऊं आपको, ध्यान दें कि यहां से जो AlF3 मिला, ये AlF3 वापिस इस जगह पे आएगा, ये जो बताया ना, ये AlF3 वापिस डिसोसिएट होगा, और यहां से वापिस क्या होगा, F माइनस ऑक्सीडाइज होगा, और ये वाला जो है Al
उधर की तरफ चल जाएगा। देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान Na3AlF6 के दौरान स्टार्ट के अंदर जब रिएक्शन करते हैं तो स्टार्ट में तो आपके पास AlF3 बनेगा, जो आएगा वो कहां से आएगा, स्टार्ट में जो AlF3 आएगा वो Na3AlF3 से आता है, मतलब सॉरी Na3AlF6 क्रियोलाइट से आता है, ठीक है ना, ये क्रियोलाइट से आता है। तो स्टार्ट में Na3AlF6 जो आता है वो यहां से आता है, फिर बाद में ये आपके पास क्या होगा, F- ऑक्सीडाइज होके F2 में चला गया। अब देखो ये जो है ये वाला Al+3 यहाँ पे कैथोड पे जाएगा, Al+3 रिड्यूस होके Al में, हमारा एम यहाँ पे आपको क्या ऑब्टेन करना था Al, लेकिन स्टार्ट में जो Al जो स्टार्ट में जो आया ना वो यहाँ से आया AlF3 से, और AlF3 कहां से आया, Na3AlF6 से आया, ठीक है ना, क्रियोलाइट से। तो स्टार्ट में जो Al जो आता है वो कहां से आता है, क्रियोलाइट से आता है। लेकिन बाद में अगर देखोगे तो बाद में आपके पास क्या होता है, AlO3 जो F2 के साथ रिएक्शन करेगा तो AlF3 बना देता है। तो ये जो Al जो होगा बाद वाला वो कहां से आएगा, Al2O3 से आएगा, मतलब बॉक्साइड की ओर से आएगा Al2O3। जब ये Al जो है वो Al क्या करेगा, आपके पास वापस इधर की तरफ आएगा Al+3 में, और ये फिर जाएगा कहां पर, आपके पास कैथोड पर, कैथोड पे जाएगा तो आपके पास रिडक्शन होगा। तो ध्यान दे, ऑल ओवर अगर हम बात करें तो Na3AlF6 पहले डिसोसिएट होता है और उसके बाद में Al+3 किसका, Na3AlF6 का Al+3 रिड्यूस होकर किस में आता है, Al में आता है। लेकिन बाद में जो Al जो आता है, ध्यान दीजिए बड़ा, बाद में जो Al आता है वो Al2O3 से होता है, और एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती तो Al2O3 से ही बार बार आपके पास क्या आता है, Al आता रहता है। तो इस प्रोसेस की एक खासियत, स्टार्ट में जो है जो एनोड पे कैथोड पे आपके पास जो Al मिल रहा है वो कहां से मिलता है, Na3AlF6 से मिलता है, लेकिन बाद में आपके पास कहां से मिलता है, Al2O3 से मिलता है। ये चीज आपको स्पेशली आपको ध्यान देनी, ठीक है ना। अच्छा, यहां से जो ऑक्सीजन मिल रही है वो जाहिर सी बात है कार्बन लाइनिंग या ग्रेफाइट का मतलब क्या हुआ, कार्बन, वो कार्बन के साथ आगे रिएक्शन कर लेती है, तो वहां पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड फिर बाद में और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाती है, CO2 गैस मिल जाती है। तो एक्चुअली में ये वाला जो ग्रेफाइट की रोड जो है वो क्या होती है, बार बार O2 के साथ रिएक्शन करती रहती है, तो वहां पे CO2 लिबरेट आउट होती रहती है। इस वजह से आपको क्या करना होता है, कार्बन लाइनिंग या फिर साथ में ये जो दे रखा है ग्रेफाइट की रोड्स को आपको क्या करना होता है, बार बार रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास हॉल हॉराल्ट का प्रोसेस है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर इसको वापिस वहां पे एक बार और जिक्र करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, ये हमने प्रोसेस जो पढ़ा वो रिडक्शन वाले प्रोसेस पढ़े पूरे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑक्साइड और को रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन करते हैं, और जो मेटल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रूड मेटल या फिर कच्ची धातु कहा जाता है, ठीक है ना। कच्ची धातुओं के अंदर भी इंप्योरिटीज मौजूद होती है, कच्ची धातुओं में भी अशुद्धता मौजूद होती है, बेसिकली अधात्विक ऑक्साइडों की या फिर अधातु की इंप्योरिटीज मौजूद हो सकती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ अनचाही धातु की इंप्योरिटीज उपस्थित हो सकती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वहां पे आपके पास जो कुछ ऑक्साइड जो है वो अपचित हुए नहीं, तो अनअपचित ऑक्साइडों की इंप्योरिटीज मौजूद हो सकती है, फिर गालक या फिर आप ऐसा कह सकते हो धातुमल की वहां पे इंप्योरिटीज मौजूद हो सकती है, ठीक है ना। और उन इंप्योरिटीज को मतलब कच्ची धातु के अंदर से अशुद्धि को हटाने के प्रक्रम को कहते हैं हम प्यूरिफिकेशन या फिर शोधन का प्रक्रम कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है अपना इसी की कड़ी में आपका नेक्स्ट स्टेप है आपके पास प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। या फिर इसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शोधन का प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, शोधन का प्रक्रम जो है वो बेसिकली प्रक्रम क्या है, तो प्रक्रम में आपको क्या ध्यान रखना है कि शोधन का जो प्रक्रम है बेसिकली कच्ची धातु जो आपने ऑब्टेन की रिडक्शन मेथड द्वारा, अपचयन विधि द्वारा, तो कच्ची धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन या फिर शोधन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कच्ची धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम प्राप्त करने के प्रक्रम को शोधन कहा जाता है, ठीक है बेटा। चलो
अच्छा ये भी ध्यान रखिए, कच्ची धातु में निम्नलिखित अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। कच्ची धातु में निम्नलिखित अशुद्धियां उपस्थित होती है। पहली अशुद्धि हो सकती है अधात्विक अशुद्धियां। फर्स्ट टाइप की क्या हो सकती है? असाधु अधात्विक अशुद्धि हो सकती है। दूसरी टाइप की कौन सी हो सकती है बताइए? अनचाहे धातु की अशुद्धि उपस्थित हो सकती है, ठीक है ना। तीसरी जो हो सकती है धातुमल या गालक की उपस्थिति अशुद्धि उपस्थित हो सकती है। और चौथे टाइप की जो अशुद्धि उपस्थित हो सकती है वो आपके पास कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है अनअपचित 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 ऑक्साइडों की अनअपचित ऑक्साइडों की अशुद्धियां उपस्थित हो सकती है। तो कच्ची धातु में ये वाली अशुद्धि होती है। इस अशुद्धियों को हटाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन या फिर शोधन कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक लिस्ट बता देता हूं जिसमें प्यूरिफिकेशन के कौन कौन से मेथड उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए बड़ा, ध्यान दीजिए। इसमें मैं लिस्ट कर लेता हूं कि आपके पास क्या क्या प्यूरिफिकेशन के प्रक्रम, ठीक है ना। पहला प्रक्रम जो होता है लिक्वेशन, लिक्वेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गालन या द्रव गालन कहा जाता है, ठीक है ना, लिक्वेशन। दूसरा प्रोसेस हो सकता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं, आसवन कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा प्रोसेस जो हो सकता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का मतलब होता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के प्रक्रम में हम अलग अलग प्रक्रम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पोलिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? दंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड विधि, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस होता है क्यूपिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? खरप्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरप्रण, ठीक है ना। तीसरा प्रोसेस हो सकता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बेसेमराइजेशन, बेसेमराइजेशन, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहा जाता है? बेसेमरीकरण का प्रक्रम कहा जाता है। अगला जो हो सकता है वो हो सकता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस यूज कर सकते हैं आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद में अगला प्रोसेस आ सकता है आपका जॉन रिफाइनिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है जॉन रिफाइनिंग, ठीक है ना। और जॉन रिफाइनिंग को हिंदी में कहते हैं मंडल प्रक्रम, मंडल परिष्करण या फिर प्रक्रम। रिफाइनिंग परिष्करण, परिष्करण, ठीक है ना, मंडल परिक्रम। नेक्स्ट जो आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है ना। वेपर फेज रिफाइनिंग को क्या कहते हैं? वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था परिष्करण कहा जाता है, ठीक है ना। एंड अगला जो आ सकता है वो है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हो सकता है क्रोम। अच्छा, वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है मॉन्ड प्रोसेस और दूसरा जो होता है वान अर्कल प्रोसेस। दोनों प्रोसेस ध्यान रखने, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे एक और प्रोसेस अमलगमेशन का प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सभी के एक एक करके, अभी ये लिस्ट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट याद रखना है ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा होमवर्क में स्टेज फर्स्ट के अंदर पार्ट ए के अंदर 13, 14, 15 प्रॉब्लम करना है। स्टेज सेकेंड में पार्ट ए के अंदर 7th, 8th,
पार्ट बी के अंदर 19, 21, 24, 25 एंड 26 प्रॉब्लम करना है। एंड स्टेज थर्ड के अंदर सेकंड, 12, 21, 22 पार्ट ए के अंदर करना है और पार्ट बी के अंदर आपको पैसेज फर्स्ट वाला प्रॉब्लम करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।